हेलो स्टूडेंट्स, होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हम लोग बिल पढ़ना स्टार्ट किए थे, जिसमें मैंने आपको ऑर्डिनरी बिल पढ़ाया था और संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन मैंने आपको पढ़ाया था। तो दो टॉपिक हम लोग कर चुके थे। अब एक चीज ये भी देखना है कि ज्वाइंट सेशन कहाँ कहाँ काम करता है। वो जब आप बिल पढ़िएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मेजॉरिटी क्या होता है उसका क्लास पूजा मैम ने कर दिया है, तो वो आप देखे ही होंगे। और चूंकि मेजोरिटी अगर आप पढ़ लिए तो वो आसान हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया है तो एक बार पूजा मैम का मेजोरिटी वाला क्लास कर लीजिएगा, ताकि ये आसान हो जाए, क्योंकि अभी मैं मेजोरिटी वर्ड यूज करूंगा तो आपको वो क्लियर रहेगा वो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, है ना। दो तरह से इसको हम लोग पढ़ेंगे। अभी चूंकि मैं बिल पढ़ा रहा हूं, इसलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किस प्रोसेस से पास होता है, उसका प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, सारा चीज हम लोग देखेंगे। एक टॉपिक में अलग से आपको पढ़ाऊंगा जो होगा इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, मतलब जितना महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हुआ है वो सारा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हम लोग को क्या करना है, पढ़ना है। तो उसको मैं स्टार्टिंग पहला संशोधन से लेकर के एकदम करंट लेटेस्ट संशोधन तक हम लोग क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग देखेंगे आगे। पहले हम लोग बिल का पार्ट को क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वो तीन तरह का होता है। अमूमन लोग एक ही तरह का पढ़ते हैं, एक ही तरह का, किताबों में भी ज्यादातर किताबों में एक ही तरह का लिखा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताता हूं, एक नया फैक्ट बताता हूं, तीन तरीका का ये होता है। और तीनों का मैं पूरा डिटेल में प्रोसेस बता देता हूं कि एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए वो छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। अब देखिएगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल जो है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, पहला चीज तो आप ये जान लीजिए ये किस आर्टिकल में आता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 368 में इसका वर्णन किया गया है ना। आर्टिकल 368, इसको आप याद रख लीजिएगा। और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हम लोग लिए कहां से हैं, तो टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, है ना। कहां से हम लोग लिए हैं, दक्षिण अफ्रीका से। इस प्रोसेस जब आपको पता है कि जो हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण कर रहे थे तो बहुत सारे कंट्री से बहुत कुछ क्या किए थे, लिए थे, एक आइडिया लिए थे। ऐसा नहीं समझना कि एकदम हूबहू कॉपी कर लिए, नहीं, बहुत सारे इनपुट हम लोग भी अपना क्या किए हैं, जोड़े हैं। तो इसको कहां से लिया गया, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से इसको लिया गया। अब हम लोग समझते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किस तरह से पास होता है। मैंने आपको बताया तीन प्रोसेस होता है, तीनों प्रोसेस में आपको बताता हूं। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का तीन प्रोसेस कौन कौन सा होता है, इसको आप समझ लीजिएगा। देखिए, पहला चीज तो आप ये समझिए, ये बिल किस हाउस में पेश होता है। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आएगा, ये किस सदन में प्रस्तुत किया जाएगा, तो सेम ऑर्डिनरी बिल के जैसा, मतलब ये किसी भी सदन में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, मतलब एनी हाउस, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। क्या राज्य के असेंबली में ये जाता है, तो वो हम लोग अभी आगे बात करते हैं कि राज्यों के असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ऐसे अगर आपको मैं बताऊं ऊपर ऊपर, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल का शुरुआत कोई भी राज्य नहीं कर सकता है। मतलब संविधान में संशोधन करने का ताकत केंद्र सरकार के पास ही है, मतलब ये ताकत पार्लियामेंट के पास है, कोई भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास ताकत नहीं है। लेकिन कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल ऐसा है जो कि स्टेट में जाता है, और वो हम लोग देखेंगे इसी तीन में कौन सा ऐसा बिल है जो स्टेट में भी जाता है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो इसलिए इसका तीनों प्रोसेस में आपको क्या करता हूं, समझाता हूं एक एक करके। देखिए, पहला चीज तो ये है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में ये बिल क्या होगा, पेश होगा। यहां पे भी मैं लिख देता हूं पार्लियामेंट, और यहां पे भी मैं लिख देता हूं पार्लियामेंट। इसका मतलब तीन प्रोसेस है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का, ये तीनों आप बताइए पार्लियामेंट में ही पेश हो रहा है। इससे ये जो मैंने तीनों लिख दिया, इससे आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि ये बिल आता कहां पे, पार्लियामेंट। तो कभी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि इस बिल का शुरुआत कौन करता है, तो आप पार्लियामेंट को टिक कर देना। हाँ, अगर हाउस आपसे पूछेगा तो एनी हाउस, पार्लियामेंट का कोई भी हाउस। आपको पता है पार्लियामेंट बाइकैमरलिज्म होता है, द्विसदनीय व्यवस्था है हमारी, मैंने आपको पढ़ाया भी है, लोकसभा एंड राज्यसभा, तो एनी ऑफ द हाउस। तो आप याद रखिएगा, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। तो आप मुझे बताइए, अगर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश होगा तो लोकसभा को कौन सा हाउस बोलेंगे, आपको मैंने पढ़ाया है, कौन सा हाउस बताइए, तो फर्स्ट हाउस। और राज्यसभा क्या हो जाएगा, सेकंड हाउस। लेकिन अगर बिल अगर बिल राज्यसभा में आए तो राज्यसभा क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाउस, और ये क्या हो जाएगा,
सेकंड, ये क्या हो जाएगा, ये सेकंड हाउस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बिल भी किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। अच्छा, जब ये बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी में पेश किया जाएगा तो वहां पे भी ये बिल 3 फेज से गुजरेगा, 3 स्टेज से गुजरेगा। कौन कौन सा? फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग। मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया होगा, फिर से मुझे वो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर जिन्होंने मेरा ऑर्डिनरी बिल जो पहला क्लास था बिल का वो नहीं किया होगा उसको कर लीजिएगा, वो कीजिएगा। तो मैंने पूरे डिटेल में बताया है कि फर्स्ट रीडिंग क्या होता है, सेकंड रीडिंग क्या होता है, थर्ड रीडिंग क्या होता है, वहां पे मैंने डिटेल में चर्चा किया और मैंने बताया है कि हर बिल में इसी तरह से वो गुजरेगा। मतलब कोई भी बिल पेश हो, चाहे ये बिल हो, मनी बिल हो, कोई भी बिल हो, उसको 3 रीडिंग से गुजरना ही गुजरना है। तो वो तीनों रीडिंग जो है वो आप पढ़ लीजिएगा, उसमें फिर से मैं आपको बताने वाला यहाँ नहीं हूं, तो ध्यान रखिएगा, वो क्लास मैंने बताया है आप लोग को। तो ये ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे बस ये ध्यान रखिए कि लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में, ये स्टेटमेंट में देगा कि संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता, तो गलत। केवल राज्यसभा में प्रस्तुत किया जा सकता, गलत। क्या होगा सही? किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता, चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा। क्या हो जाएगा? सही है ना। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ओके, तो आपने क्या देखा कि पहला चीज मैंने आपको बताया कि ये जो अमेंडमेंट है, अमेंडमेंट बिल जो है, ये चाहे तो लोकसभा चाहे तो राज्यसभा, दोनों हाउस में जब ये पास हो जाता है, मान लेते हैं कि लोकसभा, मान लो लोकसभा फर्स्ट हाउस, लोकसभा से पास हो गया, कहा गया राज्यसभा, राज्यसभा से पास हो गया, कहा जाएगा प्रेसिडेंट। तो पास होने के लिए कौन सा मेजोरिटी इसमें लगता है? स्पेशल मेजोरिटी। अब आपको पूजा मैम ने पढ़ा है स्पेशल मेजोरिटी क्या होता है, आप उसको समझ गए होंगे या देख लीजिएगा उस वीडियो को। तो स्पेशल मेजोरिटी, अब इसको मैं आगे कंटिन्यू करता हूं, थोड़ा सा मैं इधर आता हूं, इसको मैं छोड़ता हूं, अब मैं यहां पे आता हूं। ये आप मान लीजिए फर्स्ट टाइप्स का है, ये सेकंड टाइप का है और ये थर्ड टाइप का है, ठीक है। अब इसको मान के चलो आप, ये लोकसभा, ये राज्यसभा, यहाँ पे ये बिल किस मेजोरिटी से पास होता है? स्पेशल, स्पेशल मेजोरिटी। अब आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ भी वही चीज है, यहाँ पे भी मैंने वही चीज लिखा है, फिर दोनों में क्या अंतर है? अंतर स्पष्ट होगा, वीडियो में बने रहे, सारा चीज क्लियर होगा। लोकसभा, राज्यसभा, यहाँ भी मैंने सेम चीज लिखा, अंतर क्या है? अब अंतर समझ में आएगा। यहां मैंने लिखा सिंपल मेजॉरिटी, हिंदी में साधारण, ध्यान रखिएगा, साधारण बहुमत, इसको बोलते हैं विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। ये क्या? साधारण, मतलब ये आपको लगा, क्योंकि नॉर्मली ये किताबों में नहीं दिया रहता। आपको मैं बता दूं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, अगर क्वेश्चन आएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल किस मेजोरिटी से पास होता है, तो आप स्पेशल को टिक करना, वहां सिंपल मत टिक करना, क्यों? गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आपको स्पष्ट अंतर करके दे दे, क्या ऐसा भी प्रावधान है कि सिंपल मेजोरिटी से भी अमेंडमेंट हो सकता है, तो हो सकता है। ये आपको तब क्लियर होगा जब आप इस पूरा वीडियो को देखिए, जब पूरा मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ये पूरा अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं एक एक करके। अब आपको क्या देखा, यहां और यहां अभी तक तो मैंने सेम चीज लिखा, ये अलग है। तो पहले हम लोग इसको और इसको ही समझते हैं, फिर यहां पे मैं आता हूं, ठीक है। तो देखिए क्या है, देखिए ऐसा कोई बिल, ऐसा कोई बिल जो केंद्र से जुड़ा हो, यूनियन से जुड़ा हो, यूनियन से जुड़ा हो मेरा मतलब क्या है कि उसमें राज्य सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे फॉर एग्जांपल फंडामेंटल राइट, आपने मौलिक अधिकार सुना होगा या पढ़ा होगा या पढ़ेंगे हम लोग आगे। आप बताओ मुझे, मौलिक अधिकार, क्या बिहार सरकार किसी का मौलिक अधिकार छीन सकता है क्या? नहीं। क्या बिहार सरकार किसी को मौलिक अधिकार दे सकता है क्या? तो नहीं। बिहार सरकार मौलिक अधिकार ना ही दे सकता है ना ही छीन सकता। मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी संशोधन करने का अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट जो है ये पूरा पूरी किसका विषय हो जाता है? केंद्र सरकार का, यूनियन गवर्नमेंट का। इसका मतलब मौलिक अधिकार में कोई भी अमेंडमेंट करेंगे, कोई भी बदलाव करेंगे, तो कौन करेगा? केंद्र सरकार ही करेगा, राज्य सरकार नहीं करता। कौन करेगा? हमेशा केंद्र सरकार करेगा। तो आप ये ध्यान रखना, ऐसा विषय जो सिर्फ और सिर्फ केंद्र से जुड़ा हो, एक तो मैंने मौलिक अधिकार बताया, आगे आप पढ़िएगा डीपीएसपी के बारे में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, है ना, वो आगे पढ़िएगा आर्टिकल, है ना, 36 से लेकर के 51 तक। तो आप समझिएगा, ऐसा विषय जो केवल किससे जुड़ा है? केंद्र से जुड़ा है, उसमें अगर कोई संशोधन करना चाहे, उसमें अगर हम कोई अमेंडमेंट करना चाहे,
तो याद रखिएगा पार्लियामेंट करेगा, और किस मेजोरिटी से करेगा? स्पेशल मेजोरिटी। यहां पे राज्य का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा, और जब दोनों हाउस से पास हो जाएगा तो अब ये बिल चला जाएगा कहां पे? तो अब ये बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। कहा चल जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। अब प्रेसिडेंट जब इसमें साइन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एक्ट। आपको मैं बता दूं, प्रेसिडेंट जब इसमें साइन कर देंगे तो इस साइन करने के बाद इसमें एक अमेंडमेंट नंबर दिया जाता है, संविधान संशोधन संख्या दिया जाता है। मतलब जब भी संशोधन, जब पहली बार संशोधन हुआ होगा तो क्या लिखेंगे? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1951, मतलब 1900 है ना, 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? नंबर देते हैं, है ना। आप सुने होंगे 42nd, बहुत है ना विवादित रहा है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th अमेंडमेंट एक्ट 1970, बहुत सारा आप अमेंडमेंट सुने होंगे। तो सारा जो अमेंडमेंट होता है उसमें आप नंबर देखते हैं ना, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके क्या देखते हैं आप? नंबर देखते हैं। इस नंबर का क्या मतलब है ना, ये नंबर का क्या मतलब होता है? तो ये नंबर दरअसल बस सीक्वेंस है। मतलब जब पहली बार अमेंडमेंट हुआ तो वहां पे पहला दे दिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, तो इसलिए यहाँ पे अमेंडमेंट नंबर दिया जाता है। यहां तक क्लियर है ना? अब देखिएगा, कुछ अमेंडमेंट ऐसा होता है जिसमें राज्यों की भी आवश्यकता होती है, मतलब राज्य की सहमति की भी आवश्यकता होती है। बिना राज्य का सहमति का अमेंडमेंट नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं कुछ टॉपिक ऐसा, जैसे फॉर एग्जांपल, चलिए मैं एग्जांपल लेता हूं जीएसटी का। आपने जीएसटी के बारे में सुना होगा, इनडायरेक्ट टैक्स। आपने ये पढ़ा होगा कि जीएसटी क्या था? वो इनडायरेक्ट टैक्स में रिफॉर्म था, मतलब एक नया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था गवर्नमेंट के द्वारा। इसका मतलब जब इस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था और जीएसटी जहां जहां लगता था वहां वहां पुराना टैक्स को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। मतलब एक, आप पुराना टैक्स, जितना पुराना टैक्स था, जो भी था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, सर्विस टैक्स लगता था, सेल्स टैक्स लगता था, ऑक्ट्रॉय लगता था, तो आप समझना ये जितना इनडायरेक्ट टैक्स था, इंटरटेनमेंट टैक्स, एंट्री टैक्स, ये सारा टैक्स को क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया, और सबको खत्म करके एक नया टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जीएसटी। पूर्णतः अभी भी एक्साइज ड्यूटी और वैट ये खत्म नहीं हुआ है। एक बात मैं बता दूं, जब आप जीएसटी कभी पढ़िएगा इकोनॉमिक्स तो आपको पता चलेगा, पूर्णतः अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। मतलब कुछ कुछ जगह ऐसा है जहां पे आज भी वैट लगता है, आज भी एक्साइज ड्यूटी लगता है। कहां? जहां पे जीएसटी लगता नहीं है, जैसे पेट्रोलियम में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे ओपीएम में, है ना। ये सब जगह आज भी जीएसटी नहीं लगता। तो जहां जीएसटी नहीं लगता है वहां क्या लगेगा? आज वहां पे एक्साइज ड्यूटी, वैट, वो सब अभी भी जीवित है। एक्साइज ड्यूटी, वैट, ये सब कहां खत्म हो गया? तो एक्साइज ड्यूटी, वैट वहां पे खत्म हो गया जहां पे जीएसटी क्या हो गया है? लागू हो गया। तो जीएसटी जहां पे लागू है वहां पे ये सारा टैक्स क्या हो गया? खत्म हो गया। तो आप मुझे बताओ, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये केंद्र लेता था और राज्य भी लेता था क्या? तो बिल्कुल। तो केंद्र के साथ साथ राज्य भी लेता था और अभी भी लेता है। मतलब आप मुझे बताओ कि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो केंद्र सरकार तो ले ही रहा है, और केंद्र सरकार के साथ साथ कौन ले रहा है? राज्य सरकार भी ले रहा है। तो आप मुझे बताओ, जब टैक्स को ही हम खत्म करेंगे और एक नया टैक्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो आप मुझे बताओ क्या राज्य से पूछना जरूरी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जरूरी होगा। तो वहां पे ऐसा कोई अमेंडमेंट जो राज्य से भी जुड़ा हो, तो वहां पे राज्य से भी पूछना क्या होगा? जरूरी होगा। इसका मतलब जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस से ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो जाता है, तो पास होने के बाद अब ये कहा जाएगा, तो याद रखिएगा स्टूडेंट, अब ये जाएगा लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में बोलते हैं विधान सभा। ये कहा चल जाएगा? विधानसभा। विधान परिषद नहीं जाता, याद रखिएगा, कहा जाएगा विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। भारत में कितना लेजिस्लेटिव असेंबली है अभी? बताइए आप, सोचिए, वीडियो को पॉज करके बताइए कितना लेजिस्लेटिव असेंबली होगा, सोच के बताइएगा आप पॉज करके, मैं जवाब दे देता हूं आपको। आपको पता है कि 28 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी है जहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब टोटल 31 है ना, 31। तो 31 लेजिस्लेटिव असेंबली। इसका मतलब ये जो लेजिस्लेटिव असेंबली, ये जो बिल है, ये 31 जगह पे जाएगा। और आप ध्यान रखिएगा, इसमें नियम क्या है? अगर उस 31 जगह में आधा, मतलब जितना भी, या फिर मान लो कभी भी 2 साल बाद या कभी भी ये बिल पेश होगा, उस समय कितना लेजिस्लेटिव है, असेंबली है, उसके पास क्या होगा? ये जाएगा, और उसका आधा, आधा से ज्यादा नहीं मैं बोल रहा, 50% +1 नहीं, मेजोरिटी नहीं मैं बोल रहा, आधा बोल रहा हूं, आधा। तो अब 31 है, तो हम लोग उसको 16 ही मान के चलते है ना। तो आप मानना, आधा अगर राज्य, 1/2, आधा स्टेट अगर अपने यहां से सिंपल मेजोरिटी से पास कर दे, तो फिर ये बिल
पास माना जाएगा हाउस से, अब वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। मतलब पहला कंडीशन में आपने क्या देखा कि दोनों हाउस से पास होके उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाता है। लेकिन ये जो कंडीशन है, ऐसा बिल जो कि राज्य से जुड़ा होता है, वहां में पहले तो लोकसभा राज्यसभा से तो पास कराना ही पड़ता है, इसके अलावा लेजिस्लेटिव असेंबली से भी पास कराना पड़ेगा। और कितना? आधा। एकदम याद रखिएगा इसको, 50%। जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली होगा उसका आधा। अगर आधा राज्य इसको पास कर दिया तब वो चला जाएगा कहां पे? राष्ट्रपति के पास। और अगर आधा राज्य इसको पास नहीं किया, मान लो 10 ही राज्य पास किया, 12 राज्य पास किया, तो आधा राज्य नहीं हुआ, तो क्या होगा? ये बिल फिर पास नहीं माना जाएगा, राष्ट्रपति के पास नहीं जाएगा। देखिए ये बहुत टफ प्रोसेस है, बहुत ज्यादा टफ प्रोसेस है। तो याद रखिएगा, अगर ये पास हो जाता है तब ये चल जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे तो इसमें अमेंडमेंट नंबर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? बिल्कुल दिया जाएगा। तो याद रखिएगा, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं? अमेंडमेंट नंबर देते हैं। पहला और दूसरा कंडीशन में आपने क्या देखा कि अमेंडमेंट नंबर यहां पे भी दे रहे हैं, और इसमें भी जो मैंने आपको बताया, जो संविधान संशोधन संख्या होता है, यहां पे भी दिया जाता है। स्पष्ट? तो ये दो आपको समझ में आ गया, ये केंद्र से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा और ये केंद्र राज्य दोनों से जुड़ा हुआ टॉपिक होगा। एक यहां पे मैंने बीच में लिखा है, यहां पे मैंने सिंपल मेजॉरिटी लिखा है। अब ये सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है? मतलब सिंपल मेजॉरिटी से भी क्या संविधान संशोधन होता है? बिल्कुल होता है। देखिए एक चीज मैं बताता हूं, संविधान संशोधन का जो व्यवस्था हमारे यहाँ किया गया है, वो हर तरह का व्यवस्था, मतलब कठोर व्यवस्था भी किया गया और लचीला व्यवस्था भी किया गया। मतलब आप बहुत है ना, और एक मॉडरेट भी किया गया। आप देखो तीनों तीन तरह का है, ये बहुत ज्यादा टफ है, ये भी टफ है, लेकिन इसके तुलना में ये बहुत ज्यादा टफ है। और ये देखिए बहुत आसान है, क्योंकि इसमें क्या करना है, लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस से, वो भी साधारण बहुमत से पारित करना, मतलब स्पेशल से नहीं, विशेष बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से इसको क्या करना है? पारित करना। और जब ये साधारण बहुमत से पारित हो जाएगा तो ये राष्ट्रपति के पास चल जाएगा, राष्ट्रपति साइन कर देंगे तो अमेंडमेंट नंबर दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा? तो इसमें अमेंडमेंट नंबर नहीं देते हैं। याद रखिएगा, इसमें अमेंडमेंट नंबर नहीं देते, इसलिए मैंने आपको शुरू में बताया था, जब एग्जाम में क्वेश्चन आए कि संविधान संशोधन विधेयक किस मेजॉरिटी से पास होता है, तो आप स्पेशल को ही टिक कीजिएगा। अगर यहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा तो वो स्पष्ट कर देगा, वो खास करके जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है वहां पे इस तरह का स्टेटमेंट देता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, अमेंडमेंट नंबर इसमें नहीं देंगे। तो अब समझिएगा ऐसा कौन सा विषय है जो साधारण बहुमत से पारित हो जाता है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूं, बहुत सारा। जैसे राज्यों का नाम परिवर्तन। याद रखिएगा, अगर राज्य का नाम परिवर्तन किया जाएगा, जैसे यूनियन टेरिटरी में आपने सुना होगा पौंडीचेरी पहले बोलते थे, उसको पुदुचेरी है ना। तो बहुत सारा राज्य का क्या होता है? नाम परिवर्तन होता है ना। मद्रास पहले बोलते थे, है ना। तो ऐसा करके बहुत सारा राज्य है जिसका नाम परिवर्तन होता है। तो आप सर राज्य का अगर नाम परिवर्तन किया जाएगा तो वो इसी प्रोसेस से होता है, उसमें अमेंडमेंट नंबर नहीं देते। अच्छा, राज्य से कटकर एक नया क्षेत्र कटकर एक नया राज्य का निर्माण हो, आप मुझे बताओ। जैसे बिहार से कटकर झारखंड बना 2000 में, यूपी से कटकर उत्तराखंड बना, एमपी से छत्तीसगढ़, आंध्रा से तेलंगाना। तो आप मुझे बता सकते हो कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको बनाया गया? नहीं पढ़ा होगा आपने, कहीं कहीं आपने नहीं पढ़ा होगा कि किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा हुआ। आपने ये पढ़ा होगा कि हाँ ये इतना तारीख 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना, आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन ये नहीं पढ़ा होगा किस संविधान संशोधन संख्या के द्वारा। क्यों नहीं पढ़ा होगा? क्योंकि ऐसा जो अमेंडमेंट किया जाता है वो इस प्रोसेस से होता है और इसमें अमेंडमेंट नंबर नहीं दिया जाता है। तो इसलिए राज्य का नाम परिवर्तन करना, क्षेत्र में ज्योग्राफिकल उसका जो एरिया होता है, ज्योग्राफिकल जो भौगोलिक क्षेत्र है या भौगोलिक सीमा है, उसमें कोई परिवर्तन करना, तो इसमें इस प्रोसेस से होता है। विधान परिषद का निर्माण करना, वो आगे आप पढ़िएगा, इसी प्रोसेस से होता है। तो ये सब जो विषय है ये साधारण बहुमत से हम लोग क्या किए रखे। तो ये तीन तरीका का क्या होता है? संविधान संशोधन किया जाता है। तो मेरे ख्याल से ये तीनों आपको स्पष्ट हो गया होगा। एक फैक्ट मैं और आपको बता दूं, क्या संविधान संशोधन विधेयक में ज्वाइंट सेशन का प्रावधान है या नहीं है? तो बिल्कुल नहीं, ज्वाइंट सेशन यहां नहीं होता है। याद रखिएगा, संयुक्त अधिवेशन जो मैंने पिछला क्लास में लिया था वो यहां पे नहीं होता है, वो ऑर्डिनरी बिल में होता है। और कहीं होता होगा तो आगे हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग बिल पढ़ रहे हैं, आगे मैं बताऊंगा और बिल में होता है कि नहीं होता है। यहां तक आप याद रखना, पहला बिल जो मैंने पढ़ा है ऑर्डिनरी बिल, वहां तो होता है, बिल्कुल होता है। आपसे पूछेगा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल में ज्वाइंट सेशन होता है? नहीं होता है। तो आप बताओ, इसलिए एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए, कौन सा ऐसा बिल है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा को एकदम बराबर पावर मिला है? तो आप टिक कर देना इसको, एकदम बराबर पावर। ऐसे ऑर्डिनरी बिल में भी बराबर ही है, लेकिन अगर ज्वाइंट सेशन वहां पे हो जाएगा तो लोकसभा को क्या हो जाता है? फायदा हो जाएगा। यहां पे ऐसा नहीं होता है। स्पष्ट है? आता है?
तो चलिए, तो ये हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास, और नेक्स्ट क्लास में आगे का बिल कंटिन्यू करते हैं। धन्यवाद।